तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। मानव इतिहास के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उस एक अकेली घटना की बात करने वाले हैं जिससे अगर हम इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मेरा मतलब है कृषि क्रांति। जरा सोचिए, आज से करीब 12,000 साल पहले तक हम इंसान इस धरती पर सिर्फ शिकारियों की तरह यहां वहां भटकते थे, प्रकृति के भरोसे जीते थे। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे जीने का पूरा ढांचा ही पलट कर रख दिया। शिकार करने से लेकर खेत जोतने तक का ये सफर सिर्फ पेट भरने का कोई नया तरीका नहीं था, बल्कि सच कहूं तो ये वो पहली डोमिनोज थी, वो पहली ईंट जिसके गिरने से हमारी आज की इस आधुनिक सभ्यता की पूरी इमारत खड़ी हो गई। आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे भाग 1 शिकारी से किसान, फिर भाग 2 बस्तियां और अतिरिक्त भोजन, उसके बाद भाग 3 श्रम विभाजन, फिर भाग 4 संपत्ति और सत्ता, भाग 5 एक भारी कीमत और अंत में भाग 6 आधुनिक नींव। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1 शिकारी से किसान। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि इन दोनों जीवन शैलियों में कितना जमीन आसमान का फर्क था। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 12,000 साल पहले पुरापाषाण युग में। तब इंसान मुश्किल से 20 या 30 लोगों के छोटे छोटे कबीलों में रहता था। सब कुछ खानाबदोश था। एक तरफ वो शिकारी जीवन था जहां सब लगातार चलते रहते थे, सब कुछ मिल बांट कर खाते थे और जो मिला बस उसे उसी वक्त खत्म कर दिया। दूसरी तरफ शुरुआती किसान का जीवन था। एक जगह टिक कर रहना, समाज में छोटे बड़े का फर्क पैदा होना और आने वाले कल के लिए आज ही से योजना बनाना। मतलब ये सिर्फ काम करने का तरीका नहीं बदला था, बल्कि ये इंसानी सोच और मनोविज्ञान का पूरी तरह से एक नया रूप था। अब आप सोच रहे होंगे कि लाखों सालों की उस आज़ाद खानाबदोश जिंदगी के बाद अचानक इंसानों ने खेती क्यों शुरू कर दी? देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। वैज्ञानिक इसे यंगर ड्राइस नाम की एक घटना से जोड़ते हैं। हुआ ये था कि धरती का तापमान अचानक से बहुत तेजी से गिर गया, मौसम में भयानक बदलाव आया, विशाल जानवर विलुप्त होने लगे और जंगलों में खाना कम पड़ गया। बस इसी मजबूरी में आकर मध्य पूर्व के फर्टाइल क्रेसेंट यानी उपजाऊ अर्धचंद्र इलाके में इंसानों ने जंगली घास जैसे गेहूं और जौ को जानबूझकर उगाना शुरू कर दिया। मतलब खेती वास्तव में कोई बहुत बड़ा शौक नहीं था, बल्कि मौसम की मार से बचने के लिए किया गया एक मजबूरन इनोवेशन था। भाग 2 बस्तियां और अतिरिक्त भोजन। तो खेती की शुरुआत का सीधा सा मतलब था कि पहली डोमिनोज अब गिर चुकी थी। जाहिर है, एक बार जब आपने बीज बो दिया तो आप उसे छोड़कर कहीं जा तो सकते नहीं। इसी मजबूरी ने हमारे खानाबदोश सफर पे हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया और दुनिया की पहली स्थायी बस्तियों को जन्म दिया। और इन बस्तियों के साथ एक ऐसी चीज पैदा हुई जिसने आज की पूरी अर्थव्यवस्था की नींव रखी, अतिरिक्त भोजन यानी फूड सरप्लस। इतिहास में यह पहली बार हो रहा था कि इंसान अपनी जरूरत से ज्यादा खाना पैदा कर सकता था। जरा सोचिए, अब कबीले के हर इंसान को दिन भर बस खाना ही नहीं खोजना था। गांव के कुछ थोड़े से किसान मिलकर पूरे गांव का पेट भर सकते थे। और 7,000 ईसा पूर्व तक आते आते दुनिया के कई हिस्सों में ये स्थायी जीवन बहुत मजबूती से अपनी जड़ें जमा चुका था। अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की ही बात करें तो मेहरगढ़ जैसी जगह इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। वहां से मिले सबूत हमें बताते हैं कि यहाँ मिट्टी की ईंटों से बने बाकायदा घर थे, अनाज रखने के लिए बड़े बड़े भंडार थे और यहाँ तक कि दुनिया में कपास की खेती के शुरुआती सबूत भी यहीं से मिलते हैं। यह बिल्कुल साफ दिखाता है कि मानव समाज अब कितनी तेजी से एक ही जगह पर टिककर अपनी एक नई दुनिया बसा रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर और देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ता है। श्रम विभाजन। जब आपके पास अतिरिक्त भोजन होता है और हर किसी को बस खेत में ही नहीं लगे रहना होता, तो समाज में सबसे बड़े आर्थिक बदलाव की शुरुआत होती है। इसे ही हम श्रम विभाजन कहते हैं। इस कैस्केड इफेक्ट को समझना बहुत आसान है। पहले चरण में अनाज के भंडार ने लोगों का जीवन सुरक्षित कर दिया। दूसरे चरण में जिन लोगों को खेत में काम नहीं करना था, उन्हें सोचने और नई चीजें इजाद करने की आज़ादी मिल गई। कोई पक्की मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, कोई पत्थर के बहुत ही बेहतरीन औजार तराशने लगा, तो किसी ने कपड़े बुनना शुरू कर दिया। और फिर तीसरे चरण में इन सभी चीजों का आपस में लेन देन शुरू हो गया और बस इसी ने दुनिया की सबसे पहली जटिल और आपस में जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। व्यापार के बीज असल में यहीं बोए गए थे। भाग 4 संपत्ति, असमानता और सत्ता। अब इस आर्थिक विकास के साथ साथ एक बहुत बड़ा और गहरा सामाजिक बदलाव भी आ रहा था। शिकारी संग्राहक युग का वो समाज जहां सब लोग एक समान थे, सब कुछ साझा करते थे,
वो अब हमेशा के लिए खत्म होने के कगार पर था। अनाज के भंडार और इन स्थायी घरों ने एक बिल्कुल नई सोच को जन्म दिया। ये इंसानी मनोविज्ञान में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। पहली बार हमारा शब्द की जगह मेरा ने ले ली। ये मेरी जमीन है, ये मेरा अनाज है। निजी संपत्ति के इस विचार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जिसके पास ज्यादा उपजाऊ जमीन थी, ज्यादा अनाज और जानवर थे, वो ज्यादा ताकतवर और अमीर बन गया। और हाँ, इसी विचार ने इतिहास में पहली बार समाज को अमीर और गरीब के बीच बांट दिया। अब जाहिर सी बात है, जब संपत्ति एक जगह जमा होने लगी तो उसे लूटने का डर भी तो पैदा होगा ही। उन जमीनी विवादों को सुलझाने और अनाज के भंडार की हिफाजत के लिए नए नियमों की जरूरत पड़ने लगी। और इसी जरूरत ने समाज में एक स्पष्ट पदानुक्रम या कहें एक हायरार्की बना दी। समाज अलग अलग हिस्सों में बंट गया। सबको दिशा देने और राज करने वाले मुखिया, धार्मिक अनुष्ठानों को संभालने वाले पुजारी, संपत्ति की रक्षा के लिए बाहुबली सैनिक, और इस पूरे पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में वो किसान जो जी तोड़ मेहनत करते थे। सत्ता और व्यवस्था का ये जो मॉडल उस समय बना, वो आज तक हमारे समाज की नींव में मौजूद है। भाग 5, एक भारी कीमत। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अब तक की पूरी कहानी सुनकर आपको लग रहा होगा कि खेती करना तो इंसानियत के लिए एक बहुत ही शानदार प्रगति थी, है ना? लेकिन कई मायनों में खेती को अपनाना इंसानियत के लिए एक तरह का घातक सौदा भी था। मतलब कुछ बड़ा हासिल करने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा दिया गया। मशहूर मानव विज्ञानी जेरेड डायमंड का तो ये दावा था कि कृषि मानव जाति के इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी। ये बात हमारी आम सोच को पूरी तरह से झकझोर देती है। तो क्या वाकई खेती एक प्रगति थी या फिर एक बहुत बड़ी भूल? आइए बिल्कुल निष्पक्ष होकर कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि उन शुरुआती किसानों को असल में क्या-क्या झेलना पड़ा था। जब हम इन आंकड़ों की तुलना करते हैं तो एक एकदम अलग ही तस्वीर सामने आती है। पोषण को ही ले लीजिए। एक शिकारी संग्राहक अपनी डाइट में दर्जनों तरह के फल, मेवे और मांस खाता था। लेकिन किसान सिर्फ कुछ गिनी चुनी फसलों जैसे गेहूं या चावल पर निर्भर हो गए। नतीजा, उनकी डाइट इतनी खराब हो गई कि उनके शरीर का आकार छोटा होने लगा और दांतों में सड़न बढ़ने लगी। बीमारियों की बात करें तो एक ही जगह घनी आबादी में रहने और पालतू जानवरों के बेहद करीब रहने की वजह से चेचक और फ्लू जैसी जूनोटिक बीमारियां महामारियों की तरह इंसानों में फैलने लगी। और वो समाज जो कभी सबको एक समान मानता था, वो अब संपत्ति के लालच, युद्ध और गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया था। और अगर हम श्रम यानी मेहनत की बात करें तो ये आंकड़ा तो लिटरली सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। जरा इस पर गौर कीजिए। ऐसा माना जाता है कि एक शिकारी संग्राहक को अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए हफ्ते में केवल 15 से 20 घंटे ही काम करना पड़ता था। बस बाकी पूरा समय वे आराम करते थे, खेलते थे या सोते थे। इसके ठीक उलट एक किसान की जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक चिलचिलाती धूप में खेत जोतने और कमरतोड़ मेहनत करने में ही निकल जाती थी। खाली समय के मामले में तो ये एक बहुत भारी गिरावट थी। पुरातात्विक खुदाई में मिले उन शुरुआती किसानों के कंकालों पर गठिया और रीढ़ की हड्डी की बीमारियों के जो निशान मिले हैं, वो इस बात का पक्का सबूत हैं। इतना ही नहीं, ये जो नई नवेली कृषि अर्थव्यवस्था थी ना, ये अंदर से बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। मतलब अगर किसी शिकारी को आज जंगल में एक खास तरह का फल नहीं मिला तो वो कुछ और खाकर अपना काम चला सकता था। उसके पास ढेरों विकल्प थे। लेकिन एक किसान, वो तो पूरी तरह से अपनी उसी एक फसल पर टिका हुआ था। अगर मौसम ने थोड़ी सी भी बेरुखी दिखाई, मान लीजिए सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, तो पूरे के पूरे गांव को एक साथ भूखमरी का सामना करना पड़ता था। अकाल का ये भयानक डर हमेशा के लिए कृषि समाज की एक कड़वी सच्चाई बन गया। भाग 6, आधुनिक नींव। लेकिन देखिए, इन तमाम मुश्किलों, बीमारियों और अकाल के बावजूद कृषि ने प्रगति का जो पहिया एक बार घुमा दिया था, उसे अब किसी भी हाल में रोका नहीं जा सकता था। आज हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, सरकारों का ये इतना जटिल और बड़ा कानूनी ढांचा, देशों की विशाल सेनाएं जो हमारी सीमाओं और संसाधनों की रक्षा करती हैं, ये ग्लोबल मार्केट जहां हर कोई अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से काम कर रहा है, और करोड़ों अरबों की आबादी वाले हमारे ये आधुनिक राष्ट्र, ये सब कुछ लिटरली इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि खेती ने इंसान को एक जगह टिक कर रहने और इतनी विशाल जनसंख्या का पेट पालने की ताकत दी। आप जो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लेकर हमारी आज की क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौतियों तक, सब कुछ उसी एक ऐतिहासिक बिंदु से शुरू होता है। तो अगर हम इसे समेटें तो ये असल में इंसानियत का सबसे बड़ा समझौता था, द अल्टीमेट ट्रेड ऑफ।
खेती ने भले ही व्यक्तिगत स्तर पर इंसान का स्वास्थ्य गिरा दिया हो, उसकी आज़ादी छीन ली हो और समाज में असमानता का बीज बो दिया हो, लेकिन इसके बदले में खेती ने जनसंख्या में जो जबरदस्त महाविस्फोट किया, उसके बाद पीछे मुड़कर देखना अब किसी के लिए भी संभव नहीं था। इतनी बड़ी आबादी सिर्फ शिकार करके या फल फूल बटोरकर अपना पेट नहीं भर सकती थी। वापस उस खानाबदोश जीवन में लौटना अब गणितीय रूप से भी पूरी तरह असंभव हो चुका था। हम एक ऐसे रास्ते पर निकल चुके थे जहां से वापसी का कोई दरवाजा नहीं था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है, क्या ये सौदा वाकई हमारे लिए फायदेमंद रहा? हमारे पूर्वजों की वो स्वतंत्र, प्रकृति के साथ एकदम तालमेल बिठाकर चलने वाली, हफ्ते में सिर्फ 15 घंटे काम करने वाली एक समान जिंदगी, उसे छोड़कर हमने आज के इस तनावपूर्ण लेकिन तकनीकी रूप से बेहद उन्नत और चकाचौंध भरे समाज को चुना। क्या वो भारी कीमत चुकाना वाकई इसके लायक था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा या आसान जवाब तो नहीं है, लेकिन मानव सभ्यता की इस पूरी जटिलता को समझने के लिए इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। हमारे इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली बार जब भी आपके सामने भोजन की थाली आए, तो इतिहास के उस सबसे बड़े बदलाव और उस एक अकेली डोमिनोज को ज़रूर याद कीजिएगा।